हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए मौर्य साम्राज्य जो प्राचीन भारत का इतिहास का दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों इससे अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जामों में पूछ दिए जाते हैं। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, दोस्तों अशोक के बारे में, बिंदुसार के बारे में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो से आपको मिलेंगे एग्जामों में। दोस्तों बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे एग्जामों में दोस्तों बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं दोस्तों चूंकि यह बिहार से रिलेटेड टॉपिक रहा है और बिहार का जो पाटलिपुत्रा जगह है दोस्तों वही मौर्य वंश की राजधानी भी रही है। तो दोस्तों इसीलिए ये खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बीपीएससी के लिए। दोस्तों मैं जो आपको आज जितने भी एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन हैं उसके सारे क्वेश्चनों का दोस्तों मैं निचोड़ लेकर आपके लिए हाजिर हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद दोस्तों आपको लगभग इसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, मेरी तरफ से गारंटी रहेगी दोस्तों आपको। तो दोस्तों देर न करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को शुरू करता हूँ मैं। दोस्तों देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। दोस्तों प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था दोस्तों? ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दोस्तों स्थापित किया गया था। देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों महान शासकों में से एक माने जाते हैं। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों एक महान शासकों में से एक माने जाते हैं। दोस्तों इनके महान शासकों में से क्या है दोस्तों? एक हैं, इन्होंने दोस्तों जो भारत का एक जो दोस्तों बोला अखंड भारत का निर्माण किया। दोस्तों इन्होंने भारत को दोस्तों एक एकता प्रदान की भारत को। ठीक है दोस्तों, भारत का साम्राज्य दोस्तों विदेशों तक इन्होंने दोस्तों लेकर गए ये। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है दोस्तों वो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों याद रखिए कब हुआ था दोस्तों? 345 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। इनको दोस्तों जस्टिन एक जो इतिहासकार था दोस्तों इसने इनको सेंड्रोकोट्स भी कहा है। दोस्तों क्या क्या है? सेंड्रोकोट्स भी कहा है। ठीक है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को चाणक्य की सहायता से, चाणक्य कौटिल्य आप जानते हैं दोस्तों इनका नाम है चाणक्य, जो उनके प्रधानमंत्री भी रहे, उनके गुरु भी रहे दोस्तों। चाणक्य की सहायता से दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया था? पराजित कर मौर्य वंश की क्या किया था दोस्तों? स्थापना किया था। तो ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? याद रखिए। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों ये 322 ईसा पूर्व में दोस्तों राजगद्दी पर बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश का दोस्तों शासक बने हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। ये दोस्तों अगर पूछा जाए कि किस धर्म के अनुयायी थे तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों जैन धर्म को मानने वाले थे। किस धर्म को मानते थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य? जैन धर्म को मानते थे। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों 305 ईसा पूर्व में दोस्तों सेल्यूकस निकोटर को हरा दिया था। किसको दोस्तों हरा दिया था? सेल्यूकस निकोटर को इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों? हरा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। निम्न में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इन चारों दिए हुए राजवंशों में दोस्तों मौर्य वंश सबसे पुराना राजवंश है। दोस्तों मौर्य वंश का शासनकाल दोस्तों 322 ईसा पूर्व से दोस्तों कब तक रहा? 184 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, गुप्त राजवंश अगर पूछ दिया जाए कब से कब रहा दोस्तों तो 319 से 550 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए 319 से 550 ईस्वी तक रहा। सॉरी दोस्तों, कब तक रहा? ईस्वी तक रहा। ठीक है दोस्तों, ईस्वी तक रहा। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों वंश हैं। अब दोस्तों पूछ दे कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? श्रीगुप्त। मौर्य वंश का आप जानते ही हैं कौन है दोस्तों, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। दोस्तों किसने किया है दोस्तों? ये दोस्तों विशाख दत्त ने किया है। देखिए दोस्तों विशाख दत्त द्वारा लिखित या रचित मुद्रा राक्षस दोस्तों एक टीका है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों बताया गया है कि दोस्तों चंद्रगुप्त कुलहीन है।
चंद्रगुप्त कुलहीन या वृषल है, यानी कहने का मतलब दोस्तों इनका कोई कुल या गोत्र नहीं था, ठीक है, वृषल थे। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना है इन्होंने, चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से कुछ भी पूछ देता है दोस्तों, ये भी पूछ देता है कि दोस्तों विशाख दत्त मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो दोस्तों विशाख दत्त, आप याद रखिए इसमें चंद्रगुप्त के पर टीका लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंट्रोकोट्स कहा गया। देखिए दोस्तों, यूनानी लेखक, मैंने दोस्तों अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि यूनानी लेखक जस्टिन थे, उन्होंने दोस्तों सेंट्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को बताया है दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को मौर्य के रूप में बताया है दोस्तों। ठीक है, और एक दोस्तों एक एरियन और प्लूटॉर्क थे। कौन थे दोस्तों? एरियन तथा प्लूटॉर्क। इसने दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा दोस्तों? एंड्रोकेट्स कहा है। क्या कहा दोस्तों? एंड्रोकोट्स। ठीक है, तो जस्टिन ने दोस्तों क्या कहा इसको? सेंट्रोकोट्स किसने कहा दोस्तों? जस्टिन ने। ठीक है, और एरियन तथा प्लूटॉर्क ने दोस्तों इसको क्या कहा? एंड्रोकोट्स कहा। ठीक है, याद रखिए। जस्टिन ने दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान के भेंट का वर्णन भी किया है। सिकंदर महान के भेंट का वर्णन चंद्रगुप्त मौर्य तथा सिकंदर महान के भेंट का वर्णन दोस्तों जस्टिन ने किया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। आगे चलते हैं। सेंट्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है दोस्तों? देखिए सेंट्रोकोट्स, देखिए दोस्तों जस्टिन ने सेंट्रोकोट्स कहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन सबसे पहले किसने कहा? अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि सेंट्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सबसे पहले किसने की थी दोस्तों? वो विलियम जोन्स थे। कौन थे दोस्तों? विलियम जोन्स पहले विद्वान थे, ठीक है दोस्तों, जिसने चंद्रगुप्त के जो बारे में दोस्तों सेंट्रोकोट्स चंद्रगुप्त को कहा गया उन्होंने बताया दोस्तों। ठीक है, निम्न में किसने सेंट्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? दोस्तों आप जानते हैं सिकंदर के बारे में दोस्तों मैं बताया तो देखिए दोस्तों सिकंदर जो है इसका जन्म दोस्तों कब हुआ था? सिकंदर का 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 356 ईसा पूर्व में हुआ दोस्तों। इसके पिता का नाम क्या था? सिकंदर का फिलिप था। क्या था दोस्तों? सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, ये सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। ठीक है दोस्तों, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? दोस्तों अरस्तु था। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं इनके बारे में। ठीक है दोस्तों, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकोटर था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों सिकंदर जो है व्यास नदी को पार नहीं कर पाया और 323 ईसा पूर्व, ठीक है दोस्तों 323 ईसा पूर्व 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में इसकी क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों इसके सेनापति का नाम क्या था दोस्तों? वो भी याद रखिए, सेल्यूकस निकोटर। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, कहाँ का राजा था। ठीक है दोस्तों, मकदूनिया का शासक था दोस्तों। कहाँ का शासक था ये दोस्तों? मकदूनिया का शासक था। ठीक है, जो ये दोस्तों सिकंदर था कहाँ का शासक था दोस्तों? मकदूनिया का। ये पूरे विश्व पर राज करना चाहता था दोस्तों। इसने भारत में पोरस का युद्ध भी लड़ा, सॉरी दोस्तों हाइडे स्पीच का युद्ध भी लड़ा। किसके साथ दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइडे स्पीच का युद्ध किसके साथ लड़ा दोस्तों? इसने पोरस के साथ। तो दोस्तों इतनी जानकारी आप ध्यान रखिए। कौटिल्य प्रधानमंत्री, देखिए दोस्तों कौटिल्य कहिए इसको दोस्तों या चाणक्य कहिए। ठीक है दोस्तों, इन्हें मैकियावेली का प्रिंस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी तुलना कौटिल्य या चाणक्य की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से भी की गई है। मैकियावेली के प्रिंस से भी की गई है। ठीक है दोस्तों, तो कौटिल्य जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों वो किसके थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य के थे दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और इन्हीं की सहायता से दोस्तों इन्होंने नंद वंश के राजा धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? देखिए दोस्तों चाणक्य जो है अपने बचपन में दोस्तों विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे दोस्तों। चाणक्य का बहुत सारा नाम हो गया, विष्णुगुप्त हो गया दोस्तों, इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? देखिए दोस्तों चाणक्य का अन्य नाम दोस्तों मैंने बताया विष्णुगुप्त था। देखिए दोस्तों बीपीएससी आईएएस वगैरह सभी एग्जामों में पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है
दोस्तों उसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया? देखिए दोस्तों, इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांतों की चर्चा की गई है। दोस्तों इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या चर्चा किया गया दोस्तों? राज्य के सप्तांग सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, राज्य के सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या क्या है? राजा हैं दोस्तों, अमात्य हैं, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, ठीक है दोस्तों, दंड है और मित्र, इनकी चर्चा की गई है दोस्तों। इसको राजा के सब सिद्धांत कहा गया है दोस्तों। अर्थशास्त्र से तत्कालीन, इसमें दोस्तों शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है कि शासन कैसे करना है, इसके बारे में बताया गया है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है? दोस्तों मैंने अभी बताया कि देखिए दोस्तों, सप्तांग सिद्धांत राज्य का 7वां अंक दोस्तों क्या है? मित्र है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, आपको याद रख लिया, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। इसमें से दोस्तों देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, तो दोस्तों कौन है दोस्तों? वो मित्र है दोस्तों, चित्र लिखा गया है दोस्तों, क्या है? मित्र है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? दोस्तों मैंने बताया दोस्तों, राजनीतिक जीवन के बारे में इसमें बताया गया है कि राजा को कैसे राज करना है। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? दोस्तों मैंने बताया कि मैकियावेली के प्रिंस की तुलना दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र का किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। किसके शासनकाल में डायमिकस भारत आया था? देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए यह मिस्र का दोस्तों, ये मिस्र से आया था दोस्तों, यह बिंदुसार के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में दोस्तों आया था? बिंदुसार के शासनकाल में डायमिकस भारत आया था। ठीक है दोस्तों, यह सॉरी दोस्तों, मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूं। देखिए दोस्तों, सीरिया के राजा, मिस्र नहीं होगा दोस्तों, सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस या डीमेकस कहा जाता है नामक अपना एक राजदूत, किसके शासन किसमें भेजा था दोस्तों? बिंदुसार के बारे में। ठीक है दोस्तों, बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब इसमें थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, बिंदुसार जो था वो दोस्तों किसका पुत्र था? बिंदुसार जो है दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, इसकी माता का नाम दोस्तों दुर्धरा था। क्या नाम था दोस्तों? दुर्धरा माता का नाम। पिता का नाम दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का संतान था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बिंदुसार के बारे में ये चर्चा है दोस्तों। 298 ईसा पूर्व में दोस्तों यह गद्दी पर बैठा। कब बैठा दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 298 ईसा पूर्व में यह गद्दी पर बैठा दोस्तों। इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसके किसके नाम से जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, बिंदुसार जो है दोस्तों आजीवक संप्रदाय से संबंधित था। किसके दोस्तों? आजीवक संप्रदाय से संबंध रखता था। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों जैन धर्म से और यह आजीवक संप्रदाय से संबंध रखता था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों जो एग्जामों में पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज से बना था? देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त का जो महल था दोस्तों, चंद्रगुप्त का महल दोस्तों पाटलिपुत्र के समीप दोस्तों कुम्हरार, पटना में दोस्तों, आजकल जो वर्तमान में पटना है, कुम्हरार तथा बुलंदी बाग में दोस्तों इसका महल था। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्तों महल जो मिला है, जिसके अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों, वो किसके बने हुए हैं? लकड़ी के अवशेष से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? देखिए दोस्तों, मैंने बताया दोस्तों मौर्य वंश की राजधानी दोस्तों कहाँ थी? पाटलिपुत्रा थी। तो दोस्तों पाटलिपुत्रा के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने दोस्तों बताया बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। कहाँ का दोस्तों? बुलंदी बाग। अभी मैंने बताया पाटलिपुत्रा में बुलंदी बाग और कुम्हरार में दोस्तों लकड़ी के महल के अवशेष मिले हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? दोस्तों दक्कन मतलब दक्षिण की विजय प्राप्त की। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों दक्षिण भारत की विजय इन्होंने प्राप्त की थी। ठीक है दोस्तों, अशोक के अभिलेख जैन एवं तमिल साक्ष्यों से यह प्राप्त होता है।
तमिल साक्ष्यों से प्राप्त होता है कि दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं तथा किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दोस्तों देखिए, कलिंग विजय अशोक किया था, लेकिन दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों अपना शासन विदेशों तक फैलाया था। ठीक है दोस्तों, जैन और तमिल साहित्य में भी दोस्तों चंद्रगुप्त के दक्षिण के विजयों का अवशेष मिलता है। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता दोस्तों? क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों पूरे भारत का एकीकरण किया, अखंड भारत बनाया दोस्तों। इसने पूरे विदेश तक भारत की सीमाओं तक फैलाया। ठीक है दोस्तों, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में था दोस्तों, कौन सा अभिलेख में बताया गया? देखिए दोस्तों, 150 ईस्वी के रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। किससे दोस्तों? जूनागढ़ शिलालेख में दोस्तों सौराष्ट्र विजय के बारे में दोस्तों बताया गया है। ठीक है दोस्तों, सौराष्ट्र विजय के बारे में बताया गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो एक राज्यपाल थे जिनका नाम था पुष्यगुप्त, उन्होंने दोस्तों सिंचाई के बांध का निर्माण भी यहाँ पे किया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दोस्तों एक सिंचाई का बांध भी दोस्तों बनाया गया है सौराष्ट्र में, सिंचाई का बांध। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रगुप्त का प्रभाव दोस्तों रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख से मिलता है। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाण किससे मिलता है दोस्तों? यह रुद्रदमन के दोस्तों जूनागढ़ शिलालेख से मिलता है। इसके द्वारा पता चलता है कि दोस्तों वहां पर एक सिंचाई का बांध बनवाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? देखिए दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु दोस्तों आप जानते हैं कब हो गई दोस्तों? 323 ईसा पूर्व में हो गई। ठीक है दोस्तों, उसके मरने के बाद दोस्तों सिकंदर का कार्यभार दोस्तों उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर दोस्तों उसने सेना को संभाला। ठीक है दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर। अब दोस्तों हुआ क्या कि जब ये समुद्रगुप्त हो जाएगा दोस्तों, जब सिकंदर मारा गया तो उस समय जब सिकंदर का शासनकाल के समय दोस्तों नंद वंश का शासन था हमारे भारत पर। ठीक है दोस्तों, मगध पर। उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय दोस्तों भारत पर आक्रमण किया और दोस्तों उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों बुरी तरह हराया। ठीक है दोस्तों, हारने के बाद दोस्तों सेल्यूकस निकेटर ने, देखिए दोस्तों ये 305 ईस्वी की बात है, 305 ईस्वी में दोस्तों हुआ क्या था? 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। किसको हरा दिया दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर को क्या कर दिया दोस्तों? हरा दिया। ठीक है दोस्तों, अब हारने के बाद हुआ क्या दोस्तों? दोनों के बीच समझौता हुआ। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया के विवाह दोस्तों किसके साथ कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दोस्तों इसने क्या कर दिया? शादी कर दिया। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य से शादी कर दिया। ठीक है दोस्तों, विवाह हो गया कार्नेलिया से। और दोस्तों मतलब इस शादी के बाद दोस्तों काबुल, कंधार, हेरात, ठीक है दोस्तों हेरात, और दोस्तों क्या मकरान चंद्रगुप्त को मिला। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त को शादी के गिफ्ट के फलस्वरूप मिला दोस्तों, चंद्रगुप्त को दे दिया। किसने दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर ने। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान दोस्तों दे दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों रहा, आप समझ गए दोस्तों क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया दोस्तों? देखिए क्वेश्चन आ गया, 305 ईसा पूर्व में दोस्तों सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? देखिए दोस्तों अशोक कलिंग युद्ध के बाद, देखिए दोस्तों अशोक ने कलिंग युद्ध दोस्तों 261 ईसा पूर्व में दोस्तों कलिंग युद्ध लड़ा। उसके बाद दोस्तों अशोक ने दोस्तों धम्म की नीति अपना ली दोस्तों। उसने दोस्तों युद्ध की नीति को त्याग दिया और दोस्तों अपना सारा ध्यान सहिष्णुता, उदारता और करुणा पर उसने दोस्तों
पशुओं और व्यक्तियों के लिए दोस्तों औषधालय खुलवाए दोस्तों, बहुत सारे अस्पताल खुलवाए। तो दोस्तों सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर हमारे सम्राट अशोक थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कौन थे? सम्राट अशोक थे। इन्होंने दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दोस्तों अपने पुत्र संघमित्रा, अपने पुत्र और पुत्री को दोस्तों विदेशों में भी भेजा। तो दोस्तों ये बहुत ही उदार राजा रहे दोस्तों। ठीक है, निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? देखिए दोस्तों, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में, अफगानिस्तान था, चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय दोस्तों कंधार, काबुल मिल चुका था चंद्रगुप्त मौर्य को, और कलिंग भी था, कलिंग को तो इसने जीता ही था। तो श्रीलंका दोस्तों हो गया जो अशोक के साम्राज्य में नहीं था। अशोक के निम्न शिलालेख अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख हुआ है? देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख दोस्तों किसमें हुआ? द्वितीय मुख्य शिलालेख में हुआ। किसमें हुआ दोस्तों? द्वितीय मुख्य शिलालेख में दोस्तों हुआ है दोस्तों। अशोक के देखिए दोस्तों शिलालेखों को, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला अशोक का जो अभिलेख है दोस्तों वो 3 भागों में है, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए दोस्तों, एक जो अभिलेख है दोस्तों, एक शिलालेख है, शिलाओं पर दोस्तों लेख लिखा हुआ है। एक दोस्तों स्तंभ लेख है, स्तंभ पर लेख है, और एक दोस्तों क्या है? गुहा लेख है। तो अभिषेक का अभिलेख दोस्तों, अशोक के अभिलेख 3 में मिले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण किसने? दोस्तों मैंने बताया सबसे उदार राजा अशोक थे, अशोक ने ही दोस्तों यह काम करवाया है। ठीक है दोस्तों, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका क्या प्रमाण है? देखिए दोस्तों, अशोक 269 ईसा पूर्व में दोस्तों क्या हुआ? अशोक दोस्तों गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों, अशोक क्या हुआ? गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है कि दोस्तों इसने अपने 100 भाइयों का वध कर दोस्तों यह बैठा था। ठीक है दोस्तों, मास्की तथा गुर्जरा जो इसका अभिलेख है दोस्तों, मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसका अपने नाम का वर्णन किया है। अब दोस्तों इसका प्रमाण दोस्तों कैसे मिलता है? देखिए दोस्तों, अभिलेखों में, देखिए दोस्तों अभिलेखों में इसे देवनाम प्रिय, दोस्तों अभिलेखों में इसे देवनाम प्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? देवनाम प्रिय। इसका मतलब होता है दोस्तों देवता का प्रिय, देवताओं का प्रिय। ठीक है दोस्तों, और देखने में सुंदर। अतः यह जो संकेत है दोस्तों वो हिंदू धर्म की ओर करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये देवनाम प्राय की जो उपाधि है दोस्तों, क्या है? उपाधि बोलिए या डिग्री बोलिए, उपाधि बोलिए दोस्तों, यही दोस्तों बताता है कि इसका झुकाव हिंदू धर्म के प्रति भी था। ठीक है दोस्तों, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में हुई थी दोस्तों? देखिए दोस्तों, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों। अशोक के शासनकाल में क्या हुआ था दोस्तों? तृतीय बौद्ध संगति हुई थी अशोक के शासनकाल में। और कहाँ हुई थी दोस्तों? देख लीजिए, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में दोस्तों कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। कहाँ हुआ दोस्तों? तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा में हुआ। ठीक है दोस्तों, किसके शासनकाल में हुई दोस्तों? और उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो दोस्तों कौन थे? मोगलीपुत्तुस, मोगलीपुत्तिस थे। ठीक है दोस्तों, अध्यक्ष ये पूछ देता है एग्जामों में दोस्तों। ठीक है, आप याद रखिए। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। अशोक से संबंधित बहुत सारे तथ्य हैं जो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अशोक जो है, अशोक ने कलिंग पर जो आक्रमण किया था दोस्तों, कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में दोस्तों इसने क्या किया था दोस्तों? आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, 269 में ये गद्दी पर बैठा। 269 पर दोस्तों क्या हुआ था? ये गद्दी पर बैठा और अपने शासन के 8वें साल में दोस्तों इसने क्या किया? कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग में दोस्तों बहुत सारे लोग मारे गए, जिसके बाद इसका जो दोस्तों हृदय विदारक हुआ कि इतने सारे लोगों को मैंने मार कर गलत किया है दोस्तों। इसको दोस्तों इसने क्या किया? बौद्ध धर्म अपना लिया और दोस्तों इसको बौद्ध जो शिक्षा दी दोस्तों, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से इसने दोस्तों बुद्ध धर्म की शिक्षा ली। बौद्ध भिक्षु से, किससे दोस्तों? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। ठीक है,
ठीक है, चलो दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको दोस्तों बताया कि बौद्ध धर्म के अनुयायी दोस्तों सब नहीं थे। देखिए दोस्तों, अशोक और उसका पौत्र दशरथ, यही दोनों, ये दोस्तों चंद्रगुप्त तो क्या थे, जैन धर्म के थे। बिंदुसार दोस्तों कौन थे, आजीवक संप्रदाय से संबंध रखते थे। अशोक भी बुद्ध और दशरथ भी दोस्तों क्या था, बुद्ध था। तो दोस्तों याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ देता है। रज्जुक क्या थे? देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रज्जुक क्या थे? देखिए दोस्तों, रज्जुक दोस्तों मौर्य शासन काल में अधिकारी होते थे। मौर्य शासन काल में दोस्तों क्या होते थे, ये अधिकारी होते थे। याद रखिए, वीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सार्थवाह दोस्तों किसे कहते हैं? सार्थवाह किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों को, व्यापारिक काफिला जैसे व्यापारियों का दोस्तों जत्था जा रहा होता है, उसको सार्थवाह कहा जाता है। निम्न में कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? देखिए दोस्तों, युक्त जो होते थे दोस्तों वो जिले के अधिकारी होते थे। जिले के अधिकारी होते थे, इनका काम था राजस्व वसूली। ठीक है दोस्तों, प्रादेशिक जो है दोस्तों, ये मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। मंडल का प्रधान अधिकारी होता था दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अग्रहारिक जो है दोस्तों वो क्या होता था? देखिए दोस्तों, कौन सा, ये अग्रहारिक दोस्तों मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है। और रज्जुक जो है दोस्तों, रज्जुक के मैंने बताया ये मौर्य शासन में अधिकारिक होते थे। इनका काम क्या होता दोस्तों, बंदोबस्त अधिकारी होते थे। ये क्या करते थे, भूमि की बंदोबस्ती करते थे। ये बंदोबस्त अधिकारी होते थे। ठीक है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया? देखिए दोस्तों, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने किया था दोस्तों। किसने कराया था दोस्तों? अशोक ने करवाया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण। ठीक है, निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है दोस्तों? देखिए, सांची का स्तूप दोस्तों, सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था दोस्तों? इसका निर्माण अशोक ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, और सांची तथा भरूच स्तूपों की खोज दोस्तों किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने दोस्तों इसको खोजा था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है दोस्तों, खोज किया था इसका, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनवाया दोस्तों? अशोक ने। बीबीआई सम्राट अशोक ने बनवाया दोस्तों, सम्राट अशोक ने बनाया सांची का स्तूप। देखिए दोस्तों, कितने एग्जामों में पूछा हुआ है। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया है? देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा बिहार यात्राएं रोक दी तथा उसने धर्म यात्राएं प्रारंभ की। ठीक है दोस्तों, जब उसने बौद्ध धर्म अपनाया तो दोस्तों उसने धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वो महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों पर गया। ठीक है दोस्तों, जहां जहां पर महात्मा बुद्ध गए वहां पर वो गया दोस्तों। सर्वप्रथम उसने दोस्तों कहाँ गया? सर्वप्रथम दोस्तों वो बोध गया गया। कहाँ गया सर्वप्रथम दोस्तों? वो बोध गया गया दोस्तों। पहला नंबर कहाँ गया? वो पहला बोध गया गया। ठीक है, एक नंबर बोध गया गया। ठीक है दोस्तों, जहां जहां बुद्ध गए वहां वहां गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों बोध गया के बाद दोस्तों वो कहाँ गया? बोध गया के बाद दोस्तों वह कुशीनगर गया। कहाँ गया दोस्तों? कुशीनगर गया। ठीक है दोस्तों, कुशीनगर आप जानते हैं दोस्तों, कुशीनगर में क्या हुआ था बताइए, ये आपसे मैं पूछता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर वो कहाँ गया? लुम्बिनी, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर वह कपिलवस्तु गया। ठीक है दोस्तों, फिर वह सारनाथ, और कहाँ गया दोस्तों? श्रावस्ती। तो दोस्तों क्रम याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जामों में पूछ देगा। देखिए दोस्तों, यूपीपीएससी में पूछा हुआ है। अशोकों के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? देखिए दोस्तों, अशोक के बहुत सारे शिलालेख हैं। ठीक है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में दोस्तों बांटा गया है। मैंने आपको बताया है दोस्तों, अशोक के शिलालेख बहुत जगह से मिले हैं दोस्तों। देखिए, अशोक के जो दोस्तों अशोक के शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अशोक के शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो भाषा है दोस्तों वो प्राकृत भाषा है। ठीक है, अब दोस्तों कौन कौन सा जगह मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, एक है शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी, और दूसरा है दोस्तों मानसेहरा, मानसेहरा। तीसरा है दोस्तों क्या? कालसी,
ठीक है। चौथा दोस्तों गिरनार, ठीक है। फिर दोस्तों पांचवा है धौली, ठीक है दोस्तों। छठवा कहाँ है दोस्तों, जौगढ़। सातवां दोस्तों एरागुडी, शिलालेख का जगह बता रहा हूं दोस्तों, और है सोपारा। अब देखिए दोस्तों, अशोक के अधिकांश अभिलेख दोस्तों किस भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। लेकिन प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर दोस्तों खरोष्ठी है। कौन कौन दोस्तों, शाहबजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि दोस्तों क्या है, खरोष्ठी लिपि, और सब की दोस्तों क्या है, ब्राह्मी है। ठीक है, सबकी लिपि क्या है दोस्तों, ब्राह्मी है और प्राकृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, याद रखिए। निम्न में कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में दोस्तों, मैंने बताया शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा जो है दोस्तों वो किस लिपि में है, वो दोस्तों खरोष्ठी लिपि में। आपको याद रखना है, VVI क्वेश्चन है दोस्तों। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे दोस्तों, पत्थरों पर जो शिलालेख लिखे गए दोस्तों वो मैंने बताया दोस्तों जनरली प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस द्वारा दोस्तों, पत्थर की पट्टियों पर दोस्तों लिखा हुआ पाया गया था। ठीक है दोस्तों। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा दोस्तों, वो जेम्स प्रिसेम थे दोस्तों 1837 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिसेम ने दोस्तों, जेम्स प्रिसेम ने दोस्तों क्या किया, कूटन किया, विकूटन किया दोस्तों, पढ़ा उसको। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि जो थी उसको दोस्तों उसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की जेम्स प्रिसेम ने। ठीक है दोस्तों। ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा दोस्तों, जेम्स प्रिसेम। ठीक है दोस्तों, फिर से वही क्वेश्चन। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था दोस्तों, फिर से वही क्वेश्चन, जेम्स प्रिसेम। वह स्थान जहां प्राक्र अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला दोस्तों, कहां पर थी वो जगह दोस्तों, वो जगह दोस्तों कहां है बताइए दोस्तों। दोस्तों प्राग की जो लिपि है दोस्तों कहां पर पता चला है, क्वेश्चन है दोस्तों। वह स्थान जहां अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है दोस्तों, कौन है वो दोस्तों, मास्की जगह है। कौन है दोस्तों, मास्की जगह पर अशोक की ब्राह्मी लिपि का दोस्तों पता चला है। ठीक है दोस्तों। अशोक का अपने शिलालेखों में समांतर जिस नाम से उल्लेख हुआ दोस्तों उसका क्या नाम है। देखिए दोस्तों, अशोक का जो दोस्तों अपने शिलालेखों में जो नाम है दोस्तों वो क्या नाम है दोस्तों, देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी। क्या लिखा गया दोस्तों, देव नाम प्रिय और क्या लिखा गया दोस्तों, प्रियदर्शी। और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मास्की नहीं होगा। प्राकृत जो भाषा है दोस्तों, ये दोस्तों कहां पर पता चला है, ये अनुराधापुर में पता चला है। ठीक है, कहां पता चला है दोस्तों, अनुराधापुर। ठीक है, याद रखिए। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के हुआ दोस्तों, वो महान शासक अशोक है दोस्तों। अशोक के पिता का नाम दोस्तों क्या था, अशोक के पिता का नाम दोस्तों बिंदुसार था। यह कब सत्ता पर बैठा दोस्तों, 269 ईसा पूर्व में दोस्तों इस सत्ता पर बैठा। 261 ईसा पूर्व में दोस्तों इसने कलिंग का विजय प्राप्त किया दोस्तों, कलिंग को जीत लिया इसने। और दोस्तों कलिंग का विजय करने के बाद दोस्तों इसने बौद्ध धर्म अपना लिया और दोस्तों इसने युद्ध की नीति को क्या कर दिया दोस्तों, त्याग दिया। ठीक है। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। ठीक है दोस्तों, क्या है तो दोस्तों ये इन पर बढ़िया पॉलिश है, सही है दोस्तों। यह खंड स्तंभों का सैंपेट सूडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग है, यही गलत है दोस्तों। निम्न में किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है दोस्तों, मैंने बताया मास्की और गुर्जरा अभिलेख दोस्तों। कौन सा, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में दोस्तों, मास्की गुर्जरा नेतुर तथा उड़ेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है दोस्तों, मास्की गुर्जरा। ठीक है दोस्तों, एक नेतुर तथा उडेगोलम के लेखों में दोस्तों मिला है ये। ठीक है, मास्की गुर्जरा नेतुर और उडेगोलम में अशोक का अशोक नाम मिला है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है दोस्तों, देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन मिला है दोस्तों। तो दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, मास्की का लघु अभिलेख में दोस्तों ये मिला है। ठीक
ठीक है, मास्की का। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नामोल्लेख अभिलेख हुआ है दोस्तों? तो मास्की या गुर्जरा। दोस्तों मैंने बता रहा हूं, बार बार देखिए क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, वेरी VBI क्वेश्चन है, इसको स्टार मार लीजिए, जितना मारना है दोस्तों, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा ये। अशोक का रुक्मिणी स्तंभ संबंधित है किससे दोस्तों? देखिए दोस्तों, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, देखिए दोस्तों अशोक जो है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ दोस्तों? 269 ईसा पूर्व में हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो लगभग दोस्तों 249 ईसा पूर्व में दोस्तों यह कहाँ गया दोस्तों? इसने लुम्बिनी की यात्रा की। क्या किया दोस्तों? इसने लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां एक शिला स्तंभ स्थापित किया। ठीक है दोस्तों, वहां पे उसने क्या किया? शिलालंब स्थापित किया। और बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का इसने दोस्तों, बुद्ध की जो जन्मभूमि थी लुम्बिनी, उसने वहां पे कर को दोस्तों क्या कर दिया? 1/6 से घटाकर भू राजस्व का जो कर था दोस्तों, उसको 1/6 से घटाकर कितना कर दिया दोस्तों? 1/8 कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों अशोक का रुक्मिणी स्तंभ जो है दोस्तों, जो लुम्बिनी में है दोस्तों, वो किससे संबंधित है? वो दोस्तों किससे? बुद्ध के जन्म स्थान से संबंधित है। ठीक है, अशोक का रुक्मिणी स्तंभ जो है वो लुम्बिनी में है दोस्तों, और वो अशोक बुद्ध के जन्म से संबंधित है। गुर्जरा जो मास्की और गुर्जरा लघु अभिलेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, अशोक का नाम उल्लेख गुर्जरा लघु शिलालेख जो मिलता है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। ठीक है दोस्तों, VBI क्वेश्चन है, आप याद रखिए दोस्तों इसको। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया दोस्तों, वो भाबरू स्तंभ है दोस्तों। ठीक है, कौन है दोस्तों? भाबरू स्तंभ। देखिए दोस्तों, मास्की और गुर्जरा में उसका नाम अशोक है, और दोस्तों जिसमें स्वयं को मगध का सम्राट जो बताया दोस्तों, वो कहाँ है दोस्तों? वो भाबरू में है दोस्तों। क्या है? भाबरू में, भाबरू स्तंभ में बताया उसने अपने आप को। कालसी प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, कालसी जो है अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अशोक का एक शिलालेख पाया गया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए, कालसी जो जगह है दोस्तों कहाँ है अगर पूछ दे तो दोस्तों ये उत्तराखंड का देहरादून जिले में। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के देहरादून जिले में। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहां से मिली है दोस्तों? कालसी से दोस्तों। कहां है दोस्तों? यह उत्तर देहरादून जिले में। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में दोस्तों पूछ ही देता है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? देखिए दोस्तों, कलिंग जो युद्ध हुआ था दोस्तों, वो अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में हुआ था दोस्तों। 261 ईसा पूर्व में दोस्तों कलिंग युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद दोस्तों उसने क्या किया? अत्यंत पीड़ा और दुख पश्चाताप के कारण दोस्तों उसने युद्ध नीति को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है दोस्तों, तो अशोक के 13वें अभिलेख में दोस्तों, शिलालेख 13वें में, अशोक के 13वें अभिलेख में दोस्तों कलिंग युद्ध का दोस्तों वर्णन है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहां मिलता है दोस्तों? 13वें शिलालेख द्वारा अशोक का। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? देखिए दोस्तों, वो शिलालेख 12 है। शिलालेख 12 में दोस्तों सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है और धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया गया है, यानी सब धर्म को बराबर समझना है दोस्तों। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हैं, यानी दक्षिण राज्यों के बारे में बताते हैं दोस्तों, वो दोस्तों कहां पर है? वो कौन है दोस्तों? तो दोस्तों वह अभिलेख दोस्तों दूसरा और 13वां अभिलेख है। कौन है दोस्तों? शिलालेख दूसरा और 13वां दोस्तों। 13वां दोस्तों कलिंग के बारे में भी बताता है। ठीक है दोस्तों, ये संगम, दूसरा और 13वां संगम वंश के बारे में बताता है, और किसके बारे में दोस्तों? कलिंग वंश के बारे में भी बताता है। कलिंग विजय इसमें दोस्तों बताया गया है। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक अभिलेखों में नहीं है दोस्तों? 7 वाहनों का उल्लेख नहीं है दोस्तों, और सभी का है, सिर्फ 7 वाहनों का उल्लेख नहीं मिलता। चोल, पांडे और सत्यपयुत सबका मिलता है। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसर पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि पाबंदी पशु वध पर थी। देखिए दोस्तों, अशोक ने दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद 261 में जो कलिंग हुआ, उस पर दोस्तों उसने युद्ध नीति त्याग दी। वो बहुत उदार राजा बन गया। वो दोस्तों सबके प्रति उसके मन में पीड़ा, सबके मन में दया की भावना उत्पन्न हो गई दोस्तों। और दोस्तों इसके बारे में दोस्तों जो वध पर पाबंदी लगाई दोस्तों, वो शिला अभिलेख 1 में बताया गया है दोस्तों। ऐसा ठीक है।
टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? देखिए दोस्तों, मौर्य शासक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। देखिए दोस्तों, 13वें शिलालेख से बहुत जानकारी मिलती है। दक्षिण संगम वंश की जानकारी मिलती है दोस्तों, कलिंग विजय की जानकारी मिलती है, और इससे दोस्तों अशोक के 5 यवन शासकों से संबंध थे, इसकी जानकारी मिलती है। अशोक के 5 यवन शासकों से संबंध थे, इसकी जानकारी मिलती है दोस्तों। वो कौन कौन से यवन शासक थे दोस्तों, याद रखिए। एक था दोस्तों एंटियोकस II, ये सीरिया का शासक था। ठीक है दोस्तों। दूसरा था तुर्मै। क्या था दोस्तों? तुर्मै मिस्र का राजा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और एक था दोस्तों अंतकीनी। ठीक है दोस्तों, मकदूनिया का राजा था ये दोस्तों। फिर कौन सा दोस्तों? एक था मकमास। ठीक है दोस्तों, साइरीन शासक था। और एक था दोस्तों अलिक सुंदर। तो दोस्तों इन पांचों, तो दोस्तों अगर पूछ दे कि किससे संबंध था दोस्तों, तो टॉलमी जो फिलाडेल्फस था दोस्तों, टॉलमी जो फिलाडेल्फस जिसको तुर्मै भी कहा जाता था, तुर्मै का दूसरा नाम टॉलमी फिलाडेल्फस था। टॉलमी क्या था दोस्तों? फिलाडेल्फस। दोस्तों यह कहाँ का राजा था दोस्तों? यह मिस्र का राजा था। ठीक है। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था दोस्तों? मैंने बताया। देखिए दोस्तों, तुर्मै को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? टॉलमी फिलाडेल्फस। ये कहाँ का राजा था दोस्तों? मिस्र का। आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है। इसमें से कुछ भी पूछ देता है दोस्तों। निम्न में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे दोस्तों? ये मौर्य वंशी थे। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश में अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध थे। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने में प्राचीनतम शाही आदेश है? देखिए दोस्तों, सोहगौरा जो ताम्रपत्र है दोस्तों, गोरखपुर जिले से यह प्राप्त हुआ है। सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख, इसके द्वारा दोस्तों यह बताया गया है कि दोस्तों कि संकट काल की स्थिति में खाद्यान्न का संरक्षण जरूरी है। सोहगौरा ताम्रपत्र। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? देखिए दोस्तों, ये सेलुकस निकोटर के दोस्तों सेलुकस निकेटर के दूत थे दोस्तों। सेलुकस निकेटर के दूत के रूप में दोस्तों क्या दूत थे, और ये मेगास्थनीज जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे दोस्तों। इन्होंने इंडिका नामक एक पुस्तक भी लिखी है। क्या लिखा दोस्तों? इंडिका नामक पुस्तक। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इन्होंने इंडिका में बहुत सारी चीजों का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? देखिए दोस्तों, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दोस्तों भारत को 7 समाजों में बांटा है। भारत समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था। भारत समाज को किसमें बांटा था दोस्तों? 7 श्रेणियों में। अब दोस्तों वो 7 श्रेणियां कौन कौन सी है मैं बता देता हूं। 7 श्रेणियों में बांटा था दोस्तों। देखिए, पहला जो हो गया वो दोस्तों दार्शनिक। ठीक है दोस्तों। दूसरा जो हो गया वो हो गया कृषक। तीसरा जो हो गया दोस्तों पशुपालक। चौथा जो हो गया दोस्तों कारीगर। पांचवा जो हो गया दोस्तों योद्धा। छठवां हो गया निरीक्षक। और 7वां दोस्तों क्या हो गया? मंत्री। तो दोस्तों 7 भागों में दोस्तों क्या किया था? मेगास्थनीज ने विभाजित किया था। निम्न में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? दोस्तों मेगास्थनीज के इंडिका में बताया गया है दोस्तों प्राचीन भारत में दासता नहीं थी। कोई भी व्यक्ति किसी भी अपनी जाति से बाहर शादी कर सकता था और उससे भिन्न पेशा भी दोस्तों अपना सकता था। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। कहां पर दोस्तों? मेगास्थनीज की इस इंडिका नामक पुस्तक में दोस्तों उल्लिखित है।
मौर्य काल में टैक्स छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? देखिए दोस्तों, मौर्य काल में अगर आप टैक्स छिपाते हैं दोस्तों, मृत्यु दंड आपको मिलता था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है दोस्तों, वो इंडिका है दोस्तों। निम्न में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर के प्रशासन का विवरण प्रस्तुत करता है दोस्तों? मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक है दोस्तों। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था दोस्तों? इंडिका। ठीक है दोस्तों, इंडिका का मूल लेखक कौन था दोस्तों? मेगास्थनीज। देखिए दोस्तों, ये सारे बीपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है, बीपीएससी यूपीपीएससी सब में पूछा। इंडिका का लेखक कौन है दोस्तों? मेगास्थनीज। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ ही देता है एग्जामों में। इंडिका का लेखक कौन है दोस्तों? मेगास्थनीज। बार बार एक ही क्वेश्चन को दोस्तों पूछा गया है। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? देखिए दोस्तों, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण सबसे पहले दोस्तों मौर्य काल से ही अभी तक जारी है दोस्तों। भाग एवं बलि क्या थे? देखिए दोस्तों, मौर्य काल में भाग और जो बलि थे दोस्तों, वो क्या थे? राजस्व के स्रोत थे दोस्तों। क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे और इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। मौर्य काल में भूमि कर जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था में से किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? दोस्तों वो सीता अध्यक्ष था, जो दोस्तों भूमि कर को क्या करता था? एकत्र करता था। आप याद रखिए दोस्तों। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? देखिए दोस्तों, मौर्य काल में सीता जो है राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहते थे। ठीक है दोस्तों, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? दोस्तों वो समाहर्ता था, जो राजस्व इकट्ठित करता था। निम्न में मौर्ययुगीन अधिकारी तौल माप का अधिकारी कौन था दोस्तों? वो दोस्तों पौत्वाध्यक्ष होता था, माप तौल का अधिकारी। पंकोदक सनिरोघे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। किस पर था दोस्तों? सड़क पर कीचड़ फैलाने पर पंकोदक सनिरोघे जो है दोस्तों जुर्माना लिया जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था दोस्तों? उस समय दोस्तों तक्षशिला दोस्तों सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है दोस्तों, तक्षशिला आप जानते हैं दोस्तों, तक्षशिला दोस्तों है कहाँ पर? सर देखिए दोस्तों, अभी तो वर्तमान में दोस्तों यह कहाँ पर है? यह दोस्तों अफगानिस्तान में है। वर्तमान में कहाँ पर दोस्तों? अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहास तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना किसका व्यवसाय था? दोस्तों ये मगधों का व्यवसाय था दोस्तों। जो मगध के लोग थे दोस्तों, करते क्या थे वो दोस्तों? मगध के जो लोग थे मागध दोस्तों, वो क्या करते थे? वीर गाथाओं को कंठस्थ कर लेते थे। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया दोस्तों? देखिए दोस्तों, सूत्रपात ये दोस्तों मौर्यों ने ही किया। गांवों के शासन, जो पंचायत शासन आज चल रही है दोस्तों, ये पंचायती राज दोस्तों मौर्यों के काल से ही लागू था। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? दोस्तों यह अर्थशास्त्र में, चाणक्य के अर्थशास्त्र में दोस्तों ऐसा बताया गया है। निम्न में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? देखिए दोस्तों, मनु स्मृति जो है उसमें पुनर्विवाह वर्जित है। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किस समय आए? देखिए दोस्तों, सबसे पहले भारत में दोस्तों आपको कौन आया दोस्तों? मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले भारत में आया दोस्तों मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया दोस्तों, जानते हैं आप, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों कौन आया? फाहियान आया दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों कौन आया? उसके बाद दोस्तों हेनसंग आया हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिए। और इतिसंग दोस्तों 7वीं शताब्दी में आया। कब आया दोस्तों? 7वीं शताब्दी में आया। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था दोस्तों? बृहदत्त था, जिसे सुंग वंश के शासक पुष्यमित्र सुंग ने दोस्तों मार दिया। इसका सेनापति था, अमात्य भी कहते हैं इसको। पुष्यमित्र सुंग ने बृहदत्त को मारकर सुंग वंश का स्थापना किया। यहीं से दोस्तों ब्राह्मण वंश शुरू होता है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा किया गया सामाजिक स्तर क्या था?
दोस्तों उन्हें व्रात्य क्षत्रिय कहा जाता था। क्या दोस्तों, कौन सा क्षत्रिय? व्रात्य क्षत्रिय कहा जाता था उनको। अंतिम मौर्य शासक वीरदत्त की हत्या, अंतिम मौर्य शासक वीरदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने शुंग ने की। सही है दोस्तों। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण के और राज्य सिंहासन हथिया लिया। दोस्तों यह भी सही है। ठीक है दोस्तों। आंध्र ने कड़व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित कर दिया था। दोस्तों तीनों का तीनों ही सही है दोस्तों, याद रखिए। 184 ईस्वी में देखिए दोस्तों मौर्य शासक को मार दिया था पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। ईस्वी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किस शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? देखिए दोस्तों, यह चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने दोस्तों ऐसा कार्य किया था। गिरनार यानी गुजरात के क्षेत्र में दोस्तों इन्होंने सुदर्शन झील खुदवाई थी। दोस्तों क्या खुदवाया था? सुदर्शन झील। जल की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए किस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करा? दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। दोस्तों याद रखिए। निम्न में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक का उल्लेख किया गया है? दोस्तों ये दोस्तों महाक्षत्रप रुद्रा नमन का जूनागढ़ अभिलेख में दोस्तों ये सारे के दोनों के वर्णन मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है? दोस्तों ये दोस्तों कौन है? रुद्रा नमन का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का अभिलेख पाया जाता है। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में कौन सा एक सही नहीं है? देखिए दोस्तों बराबर की गुफाओं में कुल 4 गुफाएं हैं। आजीवक संप्रदाय के लिए बनाया गया था। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। सही है दोस्तों। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ठीक है दोस्तों। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का, यही गलत है दोस्तों। ये कब का है? 3री सदी पूर्व का है। ठीक है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। मुझे आशा है कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत फायदा होने वाला है मेरे वीडियो से। दोस्तों वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।